स्टोरी एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां एना अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी लग्जरियस कार से टकराती है और उसके पिता और एना जमीन पर जा गिरते हैं। तभी एंट्री होती है मिस्टर हुआ की। एना जब मिस्टर हुआ जितने रिच पर्सन को देखती है तो उनसे भीख मांगने लग जाती है कि प्लीज मेरे पिता को बचा लीजिए। लेकिन तभी मिस्टर हुआ कहते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है और तुम तो वही लड़की हो ना जिसके साथ 8 महीने पहले इनका वन नाइट स्टैंड हुआ था। तो 8 महीने पहले इनके बीच क्या क्या हुआ था जानने के लिए हम पूरे फ्लैशबैक में आते हैं। हम देखते हैं एना को जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर खाना बनाने का काम करती है। तभी एक लेबर आकर कहता है कि जिस कार ने तुम्हारे पिता को हिट किया था वो देखो वो यहाँ है। जिसके बाद एना चिल्लाते हुए आती है कि मेरे पिता ने कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना खून पसीना बहाया है और बहुत मेहनत करा है। ऐसे कोई भी रिच पर्सन आकर उन्हें गाड़ी से हिट नहीं कर सकता। आज वो हॉस्पिटल में है और उनके सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है और आप लोगों को उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना ही होगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआ को देखते हैं। मिस्टर हुआ का छोटा भाई कहता है कि जल्द से जल्द आपको वो लड़की ढूंढनी होगी जिसके हाथ पर ब्लॉसम बर्थ मार्क है, नहीं तो आप बहुत जल्द ही मर जाएंगे। मिस्टर हुआ कहते हैं ये फालतू की बातों पर मैं भरोसा नहीं करता। लेकिन छोटा भाई कहता है कि आपको अपनी कंडीशन देखनी चाहिए, दिन पर दिन आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। आपको मान लेना चाहिए कि आपको उस लड़की की जरूरत है। तभी अचानक से गाड़ी रुकती है। मिस्टर हुआ देखते हैं कोई लड़की इनकी कार पर अंडा मार रही होती है। मिस्टर हुआ चेक करने के लिए बाहर आते हैं। एना यहाँ पर सूर्य बियाओ नामी इंसान को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसी ने इसके पिता को नुकसान पहुंचाया है। मिस्टर हुआ जब इससे पूछने आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तो ये मिस्टर हुआ का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ उन्हें खींचती है, जिसके बाद उन्हें बैस्टर्ड कहकर हिट करती है। एना मिस्टर हुआ को तो मारना ही शुरू कर देती है कि तुम किसी को इस तरह से हिट कैसे कर सकते हो। उन्होंने कितनी मेहनत से कंस्ट्रक्शन साइट पर कितना हार्ड वर्क करा है और तुम लोग अपने लग्जरियस कार में घूमते हो। तुम्हें क्या पता हार्ड वर्क कैसे होता है। और तो और अपना जूता भी निकाल कर मिस्टर हुआ को मारती है। लेकिन तभी एक लेबर आकर एना को बताते हैं कि तुमने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है। ये सुनते ही एना परेशान हो जाती है कि इसने तो जूता भी निकाल कर मार दिया। फटाफट से एना इन सभी को सॉरी बोलने लग जाती है कि हमें माफ कर दीजिएगा, हमें गलतफहमी हो गई थी। एना जब यहाँ से भागने लग जाती है तभी एंट्री होती है सूर्य बियाओ की, जिसकी तलाश में एना सभी को यहाँ मार पीट रही होती है। सूद बियाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर हुआ को परेशान करने की। एना कहते हैं कि तो ये है सूद बियाओ का बच्चा। लेकिन तभी अचानक से देखते हैं मिस्टर हुआ के मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। मिस्टर हुआ सूद बियाओ को कहकर जाते हैं कि मैं चलता हूँ, तुम यहाँ मामला संभाल लेना। जिसके बाद एना आती है सूद बियाओ के पास कि तुम्हारे बॉस ने तुमसे कहा है मामला सेटल करने के लिए, तो चलो मेरे पैसे निकालो, मेरे पिता इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। लेकिन ये सूद बियाओ एना पर हाथ उठाता है और यहाँ सभी लोग मिलकर एना को बहुत मारते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट के सारे लेबर आकर एना को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूद बियाओ सभी को धमकी देता है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश किया तो यहाँ किसी को एक पैसे भी नहीं मिलेंगे। और तो और सूद बियाओ यहाँ आता है, एना का स्टॉल भी बिखेर देता है। जिसके बाद एक लेबर एना को कहता है कि तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वजह से सारे लेबर्स को प्रॉब्लम होगा। और तो और देखो उसने तुम्हारे स्टॉल का क्या हालत करा है, उल्टा तुम्हारे यहाँ लॉस ही हो रहा है। यहाँ जितने लेबर होते हैं एना को थोड़े थोड़े पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ये सब देखकर एना को बहुत बुरा लगता है। उसे रियलाइज होता है कि वो खामखा यहाँ सभी को परेशान कर रही है। बेचारी को बहुत ही रिग्रेट फील होता है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। एना कहती है मेरे पिता पैसों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी सर्जरी हो सके, मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ, मैं अपने पिता के लिए थोड़े से पैसे भी कलेक्ट नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ मिस्टर हुआ जो कि उस लड़की के इंफॉर्मेशन एंड बायोडाटा निकलवाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मिस्टर हुआ की माँ का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ढूंढी हैं जिनके हाथ पर वही ब्लॉसम बर्थ मार्क है। जल्दी से आकर डिसाइड करो कि तुम्हारी बाली कौन है। मिस्टर हुआ कहते हैं मॉम ये सब करना बंद करिए, आज मैं लॉ फर्म में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। जाते जाते मिस्टर हुआ अपने भाई को भी रास्ते में उतार देते हैं क्योंकि वो ऑफिस जा रहे होते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हुआ की छोटी बहन आती है परेशान होते हुए। कहती है कि मॉम हमें जल्द से जल्द भाई की शादी करनी होगी, नहीं तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। मम्मा कहती है अब जबकि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आएगा तो हम जाएंगे उसके ऑफिस पर और उसे रोकेंगे। सारी लड़कियों को वो यहाँ से उसके लॉ फर्म पर भेज देती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हुआओ अपनी असिस्टेंट को कहते हैं कि अगर कोई भी औरत आती है तो उसे लात मारकर यहाँ से बाहर निकलवा देना। कोई लड़की हमारे ऑफिस में आज एंटर नहीं करनी चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एना को। वो पोस्टर में देखती है कि मिस्टर हुआओ बहुत ही बड़े लॉयर हैं जो आज तक कभी कोई केस नहीं हारे हैं। अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए ये मिस्टर हुआ के पास जाने का सोचती है। लेकिन जब ये लॉ फर्म में आती है तो जैसा कि इसे बोला गया था उसी हिसाब से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन नैना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कहती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिस्टर हुआ से मिलकर रहूंगी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर हुआ की सेक्रेटरी को, जो कि मिस्टर हुआ के लिए सूप लेकर आई हुई होती है। मिस्टर हुआ को सेड्यूस करने के पूरे मूड में होती है। मनी मन में कहती है कि बस जल्दी से तुम ये सूप पी लो, फिर उसके बाद तुम खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर मेरे बाहों में आ जाओगे और फिर मैं बनूंगी मिसेस हुआ। और तो और जब ये मिस्टर हुआ के करीब जाने की कोशिश करती है तो मिस्टर हुआ इसे भी कॉल करके यहाँ से निकलवा देते हैं। और हम देखते हैं कि इस लड़की को भी यहाँ से बाहर निकलवा दिया जाता है। बाहर आकर ये लड़की देखती है कि बाहर तो दुनिया भर की लड़कियों का लाइन लगा हुआ है जो कि इससे भी काफी खूबसूरत और काफी रिच है। दूसरी तरफ मिस्टर हुआ की तबीयत खराब हो रही होती है और ये सोचते हैं कहीं फॉर्च्यून टेलर ने सही तो नहीं कहा था, अगर मैंने वो ब्लॉसम बर्थ मार्क वाली लड़की को नहीं ढूंढा तो फिर मैं मर जाऊंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐना को, जो कि पाइप से चढ़ते हुए आ जाती है खिड़की से, वो भी 8वें मंजिले पर। ऐना जब यहाँ आती है तो उसकी नजर उसी सूप पर पड़ती है। काफी प्यासी होती है, इसी वजह से एक ही बार में ये लड़की पूरा सूप पी जाती है। जिसके बाद ऐना को तो गर्मी लगने लग जाती है और वो परेशान होने लग जाती है। तभी यहाँ मिस्टर हुआ आते हैं और सवाल करते हैं तुम कौन हो। लेकिन ऐना मिस्टर हुआ का फिर से कॉलर पकड़कर गिरते गिरते बचती है। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। तभी मिस्टर हुआ नोटिस करते हैं कि इसके कलाई पर वही बर्थ ब्लॉसम मार्क है। मिस्टर हुआ सोचते हैं कि शायद इस लड़की को मेरी मम्मा ने भेजा है, क्योंकि मेरी मम्मा ने बहुत सारी बर्थ ब्लॉसम मार्क वाली लड़कियों को ढूंढा था। मिस्टर हुआ ऐना को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐना तो मिस्टर हुआ को किस करने लग जाती है। मिस्टर हुआ इसे काफी मना करते हैं, लेकिन ऐना कहती है कि ये तो सिर्फ किस है, सिर्फ मुझे किस ही तो करना है। मिस्टर हुआ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों लोग रोमांस करने लग जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऐना तो अपना असली रूप दिखाती है और वो मिस्टर हुआ के ऊपर चढ़ बैठती है। जिसके बाद ऐना को बहुत ही गिल्ट फील होता है और वो सोचती है मैं यहाँ आई थी अपने डैड के इंसाफ की बात करने और मैं तो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर कांड कर बैठी। दूसरी तरफ सेक्रेटरी अंदर आने वाली होती है ये सोचकर कि मिस्टर हुआ ने सूप पी लिया होता है, लेकिन वो देखती है मिस्टर हुआ को किसी और लड़की के साथ। लेकिन तभी मिस्टर हुआ को होश आ जाता है और वो कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। मिस्टर हुआ को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद ये वही लड़की है जिसको मॉम ने ढूंढा है। वो इसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और तो और इसे बहुत सारे पैसे भी देते हैं। लेकिन ऐना ये पैसे लेने से मना कर देती है। कहती है कि मैं कोई वो लड़की नहीं जिसको आपकी मम्मा ने ढूंढा है, मैं यहाँ अपने पिता के लिए आई थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और पैसों की बहुत जरूरत है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो आपके पैसों के पीछे आई हूँ, मुझे तो सिर्फ थोड़े पैसे चाहिए। लेकिन मिस्टर हुआ इस लड़की की कोई बात नहीं सुनते, इसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर हुआ को अभी भी यही लग रहा होता है कि ये लड़की नाटक कर रही है। मिस्टर हुआ के जाने के बाद ऐना सोचती है वेल चलो पिताश्री का इलाज तो हो जाएगा। लेकिन तभी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि मैं मिस्टर हुआ की फियांसे हूँ और अगर तुमने ये कार्ड लिया और अगर तुमने एक भी बार पैसे यूज करे तो फिर तुम्हें मिस्टर हुआ जेल भिजवा देंगे। तुम्हें लगता है कि मैं वाइफ होने के तौर पर ऐसा होने दूंगी? चुप शांति से ये कार्ड तुम मुझे दे दो। ये सब सुनकर रैना कहती है कि ये अमीर लोग तो बहुत ही चालाक होते हैं और कार्ड रख कर यहाँ से चली जाती है। ऐना को ये सोचकर भी बुरा लग रहा होता है कि उसने ऐसे इंसान के साथ वन नाइट स्टैंड करा जिसकी ऑलरेडी फियांसे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सेक्रेटरी को जब कार्ड मिलता है तो वो तो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अब तो मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगी।
दूसरी तरफ मिस्टर हुआ अभी भी ऐना के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें शक हो रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उस लड़की को पैसों की जरूरत हो और मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। दूसरी तरफ छोटा भाई आता है और कहता है कि ब्रो, ये मैंने आपके लिए उस लड़की का बायोडाटा लाया हूँ। लेकिन तभी फोन पर मैसेज आता है कि ऐना ने तो बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये पैसे तो कोई और खर्च कर रहा होता है और मिस्टर हुआ को ऐसा लगता है कि ऐना शॉपिंग पर शॉपिंग करती जा रही है और महंगे लग्जरियस बैग खरीदती जा रही है। मिस्टर हुआ ये सब देखकर सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही बड़ा स्टूपिड हूँ कि मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा था कि उसे सिर्फ $2000 चाहिए ताकि वो अपने डैड का इलाज करा सके, लेकिन अब तो वो शॉपिंग कर रही है। मिस्टर हुआ छोटे भाई से कहते हैं कि मम्मा को जाकर कहो कि वो ऐसी गोल्ड डिगर्स को ढूंढना बंद कर दे। दूसरी तरफ ऐना जो कि डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है सर्जरी के लिए, तभी ऐना अपने डैड से मिलती है और उसके डैड कहते हैं कि तुम कौन हो। ऐसा देखकर ऐना हैरान हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से मिस्टर को कंफ्यूजन की प्रॉब्लम हो रही है, कभी उनकी याददाश्त पूरी चली जा रही है तो कभी तुरंत वापस आ जा रही है। ये सब देखकर ऐना बहुत रोती है और कहती है कि मैं बहुत ही नालायक हूँ, आपके लिए मैं थोड़े से पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही। बेचारी काफी रोती है कि डैड प्लीज याद करने की कोशिश करिए, मैं आपकी बेटी ऐना हूँ। बेचारी ऐसे कहते हुए काफी रोती है, लेकिन तभी डैड को याद आता है और कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और तुम बिल्कुल भी नालायक नहीं, तुम बहुत ही काबिल बेटी हो। वेल तभी यहाँ पर नर्स आती है जो कि काफी गुस्सा करती है, कहती है इस हॉस्पिटल में सिर्फ अमीर लोग ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, आपका टाइम खत्म हो गया है, अब आप यहाँ से चली जाइए। जिसके बाद ऐना मजबूर में आके अपने पिता को लेकर यहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ की तबीयत के लिए एक सूप बनाया जाता है और उन्हें वो पीने के लिए कहा जाता है। छोटा भाई फैमिली वालों को बताता है कि लॉ फर्म में भाई के मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन मिस्टर हुआ कहते हैं कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफी ठीक है, मुझे अच्छी नींद आ रही है और ना ही मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। जिसके बाद छोटा भाई कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस बर्थ ब्लॉसम मार्क वाली लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, वो भी हमें बिना बताए। यहाँ मम्मा कहती है कि हाँ उस लड़की को मैंने ही अरेंज करा था, चलो कुछ तो हुआ कम से कम तुम दोनों के बीच। ये सुनकर मिस्टर हुआ को काफी गुस्सा आता है कि वो लड़की मुझे स्टूपिड बनाकर चली गई। मैडम कहती हैं कि तुम्हें सीक्रेट रखने की जरूरत क्या थी, उस लड़की को तुम्हें घर लेकर आना चाहिए था, हम उसे इस घर की बहू बनाते। लेकिन तभी मिस्टर हुआ के फोन पर फिर से मैसेज आता है कि $75,000 फिर से स्पेंड हो चुके हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं कि रहने दीजिए, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, मैंने इसे अपना गोल्डन कार्ड दिया है और ये बहुत ही महंगे होटल अब्रॉड में रह रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ऐना को देखते हैं जो कि कितनी मुश्किल से अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है और ये लोग किसी कूड़ेदान वाले इलाके में रह रहे होते हैं। ऐना के पिता उसे खाने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन वो अपने पिता को कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाइए। लेकिन फिर ऐना सोचती है कि मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और बेचारी का इसी वजह से पेट में काफी दर्द हो रहा होता है। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और काफी टाइम बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला होता है और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मिस्टर हुआ की मम्मा कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारी फैमिली पक्का हेल्दी होगी, इस बार तो मैं व्हील चेयर पर हूँ और मेरा बेटा काफी स्ट्रगल कर रहा है हेल्थ इशू से, लेकिन पक्का नेक्स्ट ईयर तक सब ठीक हो जाएगा। यहाँ जो छोटी बहन होती है वो गॉड से प्रे करती है कि जल्द से जल्द मेरे भाई को एक प्यारी सी वाइफ मिल जाए। मिस्टर हुआ सोच रहे होते हैं कि इस वक्त वो स्कैमर क्या कर रही होगी, लेकिन तभी फोन पर मैसेज आता है कि वो लड़की $58,000 स्पेंड कर चुकी है और बहुत ही मस्त विला में स्टे कर रही है। ये देखकर मिस्टर हुआ कहते हैं कि ये लड़की तो काफी अच्छे से जानती है कि लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐना ऐना के पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं होता। यहाँ न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका होता है, ऐना के पिता उसे चॉकलेट देते हैं और कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट। बेचारी के पिता की कंडीशन काफी खराब हो चुकी होती है, उनकी तबीयत दिन पर दिन वर्स होती जा रही है। लेकिन तभी ऐना नोटिस करती है कि डैड की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है और अब तो वो ब्लीडिंग वाली वॉमिटिंग करने लग जाते हैं।
वो अपने डैड को रिक्शा पे हॉस्पिटल ले जाने लगती है और जाते वक्त वो टकराती है मिस्टर हुआ की गाड़ी से। मिस्टर हुआ का भाई कहता है कि ये कोई प्रेग्नेंट लेडी है। मिस्टर हुआ यहाँ हैरान हो जाते हैं कि मुझे तो लगा था कि ये लड़की बाहर वेकेशन में एंजॉय कर रही है, तो फिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, वो भी ऐसे कंडीशन में। मिस्टर हुआ का भाई भी कहता है कि आपने तो कहा था कि ये बाहर फन कर रही है, तो फिर ये रोड पर इस तरह से क्या कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है और मिस्टर हुआ का भाई दोनों लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ मिस्टर हुआ अपने छोटे भाई को कहते हैं इस लड़की के बेबी का पैटर्निटी टेस्ट कराने का, ताकि ये कंफर्म हो सके कि उसके बेली में मिस्टर हुआ का या फिर किसी और का बेबी है। नेक्स्ट मॉर्निंग एना को होश आता है और वो अपने पिता को खोजना शुरू करती है। यहाँ एना को अपने पिता का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान करा है और तो और अब तुम प्रेग्नेंट भी हो, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ऐसा देखकर एना यहाँ से भागती है अपने पिता के पास और मिस्टर हुआ सोते ही रह जाते हैं। छोटा भाई आकर अपने भाई को बताता है कि उसके पेट में जो बेबी है वो दोनों आपका ही है। लेकिन फिर मिस्टर हुआ देखते हैं कि वो तो यहाँ से भाग चुकी है अपने पिता को बचाने के लिए। जिसके बाद मिस्टर हुआ यहाँ से निकलते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर हम देखते हैं कि उसके पिता को रस्सी से लटका दिया गया होता है। यहाँ जो गुंडे होते हैं उनका कहना होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए यहाँ तक चले आए, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ ऐना आती है और अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है। ये गुंडे कहते हैं कि देखते हैं तुम कब तक अपने पिता को बचाती हो, और ये लोग ऐना को भी मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हुआ जो कि रास्ते में होते हैं और उन्हें काफी रिग्रेट फील हो रहा होता है कि उन्होंने ऐना को बहुत ही गलत समझा। एक तरफ ऐना जो कि बहुत मार खा रही होती है, ये जो गुंडा होता है इसका कहना होता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ही पावर है, तो चलो देखते हैं अगर तुम्हारे बेबी को मारा जाए तो क्या तुम फिर भी अपने पिता को बचा पाओगी। ऐना कहती है प्लीज मेरे बेबी को कुछ मत करो, लेकिन ये गुंडा बेबी को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी मिस्टर हुआ पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ एंट्री लेते हैं। यहाँ ऐना ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर हुआ उसे बचाते हैं और सबसे पहले माफी मांगते हैं। मिस्टर हुआ नोटिस करते हैं कि ऐना को तो ब्लीडिंग होने लग गई है, वो उसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर ये गुंडा सामने आता है और कहता है कि ये मासूम बनने का नाटक कर रही है, प्लीज इसके साथ ऐसा मत करिए। लेकिन मिस्टर हुआ इसे लात मारते हुए कहते हैं कि इसके पेट में मेरा बच्चा है, खबरदार जो तुमने इसके साथ नेक्स्ट टाइम बदतमीजी करी। मिस्टर हुआ तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस गुंडे के साथ बहुत ही बुरा किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हुआ ऐना को हॉस्पिटल में लेकर होते हैं, लेकिन जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो मिस्टर हुआ को बहुत डांटते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, इसे बहुत ही सीवियर इंजरी हुई है जिसकी वजह से ये बहुत कुछ फेस कर रही है, और तो और ये डिप्रेशन में भी है। प्रेगनेंसी के साथ साथ इसने ये क्या सब कुछ झेला है। डॉक्टर ये भी बताता है कि तुमने तो इसका खून भी बेचा है, इसके पेट में दो दो बच्चे हैं, बताओ ये कैसे हैंडल कर देगी। मिस्टर हुआ हैरान हो जाते हैं एंड देन पता चलता है कि अपनी गरीबी में इसने खून बेचकर अपने पिता का पेट पाला था। ये सब पता चलने के बाद मिस्टर हुआ डॉक्टर को सॉरी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है सॉरी बोलना है तो अपनी पत्नी को बोलो। तभी यहाँ ऐना को होश आ जाता है और वो अपने पिता को ढूंढती है। मिस्टर हुआ कहते हैं तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हैं और उनका इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है। मिस्टर हुआ कहते हैं कि तुमने इतना कुछ झेला, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आई। लेकिन अना कहती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, मेरे डैड को ठीक हो जाने दो, मैं उन्हें लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मिस्टर हुआ इसे डांटते हैं एंड देन इसे सॉरी भी बोलते हैं, जिसके बाद मिस्टर हुआ इसे किस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मिस्टर हुआ का पूरा परिवार यहाँ आ जाता है। ऐसा देखकर छोटी बहन, माँ, छोटा भाई सभी लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ पर मम्मा कहती है कि तुम तो ट्विन से प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ऐना कहती है कि ये बच्चा इसका नहीं, ये बच्चा किसी और का है। छोटा भाई कहता है कि बस करिए भाभी, प्रिटेंड करना बंद करिए, मैंने तो पेटर्निटी टेस्ट करा लिया है और सबको पता चल गया है कि ये बेबी हुआ परिवार का है। मन ही मन में ऐना कहती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही होगा। ऐना को ये डर होता है कि ये रिच लोग इसके बेबी को छीन लेंगे, इसीलिए ये फिर से झूठ कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और एक बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं।
और तो और ये भी कहती है कि मिस्टर हुआ आपकी तो फियांसे है, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर हुआ कहते हैं कि मेरी कोई फियांसे नहीं है। पूरा परिवार साथ में कहता है कि मिस्टर हुआ बहुत टाइम से सिंगल हैं और तुम्हें छोड़कर आज तक इन्होंने किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा सुनकर ऐना हैरान हो जाती है। यहाँ ऐना हैरान होती है कि वो लड़की झूठ बोलकर गोल्डन कार्ड ले गई। मैं तो एक नंबर की पागल हूँ। यहाँ मिस्टर हुआ की मम्मा जो होती हैं मिस्टर हुआ को बहुत डांटती हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, अपनी बीवी और बच्चे को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सकते, तुम कैसे केयरलेस इंसान हो। मिस्टर हुआ की मम्मा ऐना को कहती है कि आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी और हमारी फैमिली तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी और अब से तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली आती है अपने मिस्टर हुआ विला पर। ऐना यहाँ इतने सारे लोगों को अपना वेलकम करते हुए देखकर बहुत ही हैरान होती है और तो और इतना बड़ा घर देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ। यहाँ एक मेड आती है और कहती है कि हेलो मैम आप कैसी हैं, मिस्टर हुआ ने आपके लिए 100 मेड हायर करा है 24/7। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप सिर्फ एक बार ताली बजाइए और हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। यहाँ मिस्टर हुआ की मम्मा मेड को ऑर्डर देती हैं कि जाओ और मेरी बहू के लिए कम से कम ढेर सारी डिशेस बनाओ। सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं। एना ये देखकर हैरान होती है कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसके लिए इतने सारे डिशेस आ जाते हैं और वो भी गोल्डन प्लेट में, जो कि उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। इतने सारे तरह तरह के मीट देखकर तो बेचारी के मुंह में पानी आने लग जाता है और ये खाना शुरू करती है। यहाँ एक सूप होता है जो कि एक्चुअल में सूप या नूडल नहीं होता, लेकिन ऐना जो कि बहुत ही गरीब होती है उसे लगता है कि ये कोई महंगा वाला नूडल है और ये खाना शुरू करती है। एक कटोरा दो कटोरा करते करते सभी का बाउल खा जाती है। ऐना आंटी से कहती है कि मैंने जिंदगी में पहली दफा इतने महंगे वाले नूडल खाए हैं। जिसके बाद आंटी इसके लिए बहुत ही बड़े बाउल में ये नूडल बनवाती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये तो कोई बहुत ही महंगा वाला सूप है जो कि इसे नूडल की तरह लग रहा है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये सूप काफी बेनिफिशियल होता है। ये सब देखकर मिस्टर हुआ को काफी रिग्रेट फील हो रहा होता है कि उन्होंने अपनी वाइफ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। उनकी वाइफ कितने दिन भूखे पेट सोई और आज वो अचानक से इतना खाना देकर कैसे स्टॉफ कर रही है। यहाँ जो छोटा भाई होता है उसे भी काफी अजीब लगता है कि हमारे घर के सदस्य कैसे कंडीशन में बाहर थी। यहाँ पर मिस्टर हुआ की मम्मा ऐना के लिए रेड एनवेलप मंगवाती हैं, लेकिन वो रेड एनवेलप बहुत ही बड़ा होता है, किसी एक अटैची के सम्मानित, और उसमें ढेर सारे कैश होते हैं, ना कि थोड़े मोड़े। ये सब देखकर ऐना को चक्कर आने लगता है। ऐना जब भी पैसे की तरफ देखती है तो उसे चक्कर आने लग जाता है। वो कहती है शायद मुझे मनी से एलर्जी है, प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। मिस्टर युवो की मम्मा कहती हैं कि मैं समझ गई, हमारी बहू को कैश से एलर्जी है, तो फिर वो उसे गोल्डन कार्ड देती हैं जिसकी लिमिट कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगी। लेकिन नैना मना करती है, कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं कि इतने पैसे खर्च कैसे करते हैं। मिस्टर युवो की मम्मा कहती हैं कि कोई कह रहा था कि तुम्हें पैसे खर्च करने बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन देखो मेरी बहू कितनी इनोसेंट है। वो यहाँ मिस्टर हुआ को ताने मार रही थी क्योंकि मिस्टर हुआ हर रोज कहा करते थे कि ये लड़की बहुत ही एक्सपेंसिव विला में है, महंगे शॉपिंग, महंगे बैग्स एंड सैंडल खरीदा कर रही है। आंटी ऐना से कहती हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी खर्चे कैसे करते हैं, क्योंकि अगर तुम खर्चे नहीं करोगी तो कल को कोई और लड़की तुम्हारे हस्बैंड के पैसे खर्च करेगी। ये सब देखकर ऐना सोचती है कि मेरी माँ कभी भी नहीं थी, लेकिन आंटी को देखकर ऐसा लगता है कि काश मेरी भी माँ होती। आंटी कह रही हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो और तो और ये बच्चा मिस्टर हुआ का है, तो फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी वो फैमिली की है। लेकिन ऐना कहती है कि दरअसल ये मिस्टर हुआ की गलती नहीं है। सभी लोग सवाल करते हैं कि कहना क्या चाहती हो, जिसके बाद ऐना बताती है कि मैंने ही मिस्टर हुआ के साथ जबरदस्ती की थी। मिस्टर हुआ तो इनोसेंट है। ये सुनकर सभी लोग हंसते हैं, जिस वजह से मिस्टर हुआ खड़े होते हैं और कहते हैं काफी लेट हो रहा है, मैं अपनी बीवी को लेकर कमरे में जा रहा हूँ। ऐना कहती है किसके कमरे में, मिस्टर हुआ कहते हैं ऑब्वियसली मेरे कमरे में। ऐना मना करती है, काफी बहाने बनाती है, लेकिन फिर जो छोटी बहन होती है ऐना की साइड लेते हुए कहती है कि मैं ऐना के साथ सोऊंगी, वैसे भी अभी आप दोनों की लीगली शादी नहीं हुई है, शादी के बाद ही मैं आपको भाभी के साथ सोने दूंगी। ये सब देखकर ऐना को काफी अच्छा लगता है। मन ही मन में वो कहती है कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, कितनी अच्छी है ये।
जिसके बाद मिस्टर हुआ एना के पास आते हैं, उसका सर सहलाते हुए कहते हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहना। मिस्टर हुआ की ऐसी केयरिंग पर्सनालिटी देखकर एना को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद एना मिस्टर हुआ की छोटी बहन के साथ उसके कमरे में आती है। ये छोटी बहन तो काफी एक्साइटेड होती है अपनी भाभी का ख्याल रखने के लिए। मिस्टर हुआ की छोटी बहन एना से सवाल करती है कि मुझे बताना कि तुमने मेरे खड़ूस भाई को इम्प्रेस कैसे किया। एना कहती है कि मैं तो उसे जानती तक नहीं थी और ना ही मैं उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। मुझे तो सिर्फ एक अच्छे लॉयर की जरूरत थी ताकि मैं अपने पिता के लिए इंसाफ ला सकूं। मुझे तो कोई अंदर तक जाने नहीं दे रहा था, जिस वजह से मैं 8वें मंजिले पर पाइप के सहारे चढ़ गई। छोटी बहन ये सुनकर हैरान होती है, पूछती है आगे क्या हुआ। तो फिर एना बताती है, पाइप से चढ़ने के बाद मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो रूम में सूप रखा हुआ था जो कि मैं पूरा पी गई। जिसके बाद मुझे काफी गर्मी लगने लगी और फिर मिस्टर हुआ मेरे सामने आए। मैंने जब मिस्टर हुआ को टच किया तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ। मैंने जब उन्हें किस किया तो मेरा मन किया कि मैं किस करती रहूं, और फिर मैं रुकी नहीं, मैंने मिस्टर हुआ के साथ जबरदस्ती कर लिया। ये सब सुनकर बहन काफी हंसती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही चालाक हो, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनेगा तो मुझे ये सब सिखा देना। अब रात के वक्त हम देखते हैं ऐना की नींद खुलती है और वो देखती है कि छोटी बहन यहाँ नहीं है। उसे ढूंढते हुए बाहर आती है। ऐना का कहना होता है कि ये विला कितना डरावना लग रहा है। ऐना छोटी बहन को ढूंढते हुए आती है और वो देखती है कि छोटी बहन एक वॉइस के पास बैठकर रो रही होती है। वो उस वास को छोड़ ही नहीं रही होती और बस यही कह रही होती है, डैड मुझे माफ कर दीजिए। जब वो उसे टच करने की कोशिश करती है, मिस्टर हुआ यहाँ आकर कहते हैं कि वो नींद में चल रही है, उसे हाथ मत लगाओ। जिसके बाद मिस्टर हुआ पूरी बात बताते हैं कि ये वास डैड का फेवरेट वास था जो कि उसने गलती से तोड़ दिया। जब ये डैड को सॉरी बोलने जाने वाली होती है तो उसी दिन डैड की एक्सीडेंट हो जाती है और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। जिस वजह से मेरी छोटी बहन को डिप्रेशन हो गया और वो उसी दिन से हमेशा रात को ऐसे वास के पास नींद में चलकर आती है और डैड से सॉरी कहती है। तभी अचानक से छोटी बहन बेहोश हो जाती है। मिस्टर हुआ उसे पकड़ लेते हैं और ऐना से कहते हैं, हमेशा ये बात याद रखना कि तुम इस वास को कभी हाथ नहीं लगाओगी। इस वास को पूरे घर में कोई हाथ नहीं लगाता। ये दोनों लोग जब यहाँ से चले जाते हैं तो हम ऐना को देखते हैं कि ये वास का बॉक्स खोलती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि मेड आती है और छोटी को बताती है कि वो वास वहाँ से गायब है। ऐसा सुनते ही ये बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि इस घर में नया सदस्य मेरी भाभी है, जरूर उन्होंने ही कुछ गड़बड़ करा होगा। इतने साल से लेकर अभी तक मेरे वास को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन अगर भाभी ने ऐसा गलती करा है तो मैं उन्हें सजा जरूर दूंगी। ये आती है ऐना के पास और कहती है कि आप मेरे वास को कैसे छू सकती हैं, वो मेरे पिता की एक आखिरी निशानी थी। काफी गुस्सा करती है और ऐना के ऊपर हाथ उठाने वाली ही होती है, लेकिन तभी ऐना वो वाज दिखाती है जो कि इसने पूरी तरीके से ठीक कर दिया होता है। ऐसा देखकर छोटी काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा ठीक हो जाएगा और ठीक होने के बाद ये इतना सुंदर भी लगेगा। ऐना कहती है कि देखो, तुमने वाज जानबूझकर नहीं तोड़ा था, गलती से तोड़ा था और तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम ऐसे ही हर रोज उनके याद में रोगी तो डैड को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड इस वाज के लिए तुमसे कभी गुस्सा नहीं होंगे, इसीलिए तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, मन में रिग्रेट नहीं रखना चाहिए। ये सब सुनकर छोटी काफी इमोशनल हो जाती है और ऐना को गले लगाकर सॉरी कहती है और छोटी के मन से वास टूटने का रिग्रेट भी हमेशा के लिए चला जाता है। ये सब देखकर मिस्टर हुआ सोचते हैं कि मेरी छोटी बहन के मन में 2 साल का रिग्रेट ऐना आते ही एक दिन में ठीक कर दी। अगले दिन हम देखते हैं कि छोटा भाई, छोटी बहन और मिस्टर हुआ की मम्मा तीनों लोग बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो तो अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी है, अपनी वाइफ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। आखिर हम दोनों को मिलाने के लिए क्या करें। छोटा भाई और छोटी बहन मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। छोटे भाई का कहना होता है कि मम्मा परेशान मत होइए। छोटी बहन कहती है, हाँ मम्मा, मेरा छोटा भाई काफी चालाक है लड़कियों को फंसाने में, काफी चालाक है स्वीट टॉक करने में, ये कोई ना कोई जरिया जरूर निकाल लेगा। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि छोटी बहन भागते हुए ऐना के पास आकर कहती है कि देखो ना, भाई ने लंच ले जाना ही भूल गया, जल्दी से उसके ऑफिस जाकर उसे लंच दे आओ। लेकिन ऐना मना कर देती है। छोटा भाई आकर कहता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स भूल गए हैं, लेकिन ऐना कहती है कि मैं उनके ऑफिस नहीं जाना चाहती।
इन दोनों का प्लान तो फेल हो जाता है। लेकिन इसके बाद हुआओ की मम्मा आती हैं और कहती हैं, देखो वो अपना इनर बैंड भूल गया है, इतनी ठंडी में वो कैसे सरवाइव करेगा। ये देखते ही एना कहती है कि इतनी ठंड में वो बिना इनर बैंड के कैसे जा सकता है। और वो फटाफट पैंट लेकर चली जाती है मिस्टर हुआ के ऑफिस। दूसरी तरफ आंटी कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हैं कि तुम्हारी डियर वाइफ तुम्हारे ऑफिस आने वाली है। ये सुनकर मिस्टर हुआ तो हैरान हो जाते हैं और कॉल करके कंपनी में सभी को कहते हैं कि मेरी वाइफ के वार्म वेलकम के लिए तैयारियां करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेक फियोंसे अपना पर्स फ्लेक्स करते हुए कह रही है कि देखो मैं तो मिस्टर हुआ की फियोंसे हूँ। मैं ये सब लोगों को बताना नहीं चाहती, इसीलिए इस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करती हूँ। लेकिन अब मेरे कपड़े, मेरे पर्स ये सब देखकर लोगों को पता चल ही जाता है। सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि मैडम कितनी काइंड हार्टेड हैं। इतने रिच इंसान की वाइफ होने के बावजूद भी कंपनी में काम करती हैं। लेकिन तभी एक एम्प्लॉय आकर कहती है कि सभी लोग तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मिस्टर हुआ की वाइफ आने वाली है और हमें उनका वेलकम करना है। और हम देखते हैं कि जब ऐना यहाँ आती है तो ऐना इस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। ये लड़की भी कहती है कि तुम लोग अंधे हो गए हो क्या, मिस्टर हुआ की फियोंसी ये कैसे हो सकती है। जरा इस लड़की का पहनावा तो देखो कि इसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। ऐना सभी के सामने कहती है कि तुम तो झूठ बोलती हो ना, तुमने लास्ट टाइम कहा था कि तुम मिस्टर हुआ की फियोंसे हो, बट मिस्टर हुआ ने कहा है कि उनकी कोई फियोंसे नहीं है। ये लड़की मनी मन में सोचती है कि ये प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का फायदा उठाकर मिस्टर हुआ की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती है। इस लड़की को मजा तो चखाना पड़ेगा। यहाँ ये दोनों लोग ही लड़ाई करने लग जाते हैं। ये कहती है कि मैं सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकती हो। और तो और वो चाकू उठा लेती है ऐना के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन तभी मिस्टर हुआ यहाँ आ जाते हैं और ये इंसिडेंट होने से पहले अपनी वाइफ को बचा लेते हैं। असिस्टेंट को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये लड़की मेरी फियोंसे कैसे हो सकती है। इसका घमंड, एटीट्यूड, बिहेवियर तुम्हें दिखता नहीं क्या। कंपनी में वो सभी को कहता है कि ये मेरी डियर वाइफ है और अगर किसी ने भी इसके तरफ आंख उठा के भी देखा तो फिर उसे पूरी जिंदगी जॉब नहीं मिलेगी। जिसके बाद मिस्टर हुआ उस रेड ड्रेस वाली लड़की और सभी एम्प्लॉयज को यहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद एना मिस्टर हुआ पर काफी गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि मैं कितना डर गई थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ की मम्मा मिस्टर हुआ को पनिश करती हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा केयरलेस दिखाते हैं। आंटी का कहना होता है तुम्हारी वाइफ ने इतने महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखकर कितना कुछ झेला है और उसके बाद भी तुम अपनी वाइफ को खुद की ही कंपनी में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर ऐना आकर कहती है कि प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, इनकी वजह से नहीं, इनकी कोई गलती नहीं थी। और तो और ऐना कहती है कि वैसे भी मैं गांव से हूँ और मैं अच्छी भी नहीं दिखती, मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं है, इसीलिए लोगों को नहीं लगता कि मैं इनकी फियोंसे हूँ। ये सब सुनकर मिस्टर हुआ को काफी बुरा लगता है। आंटी कहती हैं कि अगर तुम अपने बारे में ऐसे ही बातें करोगी तो फिर तुम आंटी का दिमाग खराब कर दोगी। आंटी कहती हैं कि तुम मेरी बेस्ट डॉटर इन लॉ हो, इस पूरे दुनिया में जो रिच डॉटर्स हैं सब तुम्हारे सामने वीक की हैं, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट लड़की सिर्फ तुम ही हो। वेल ऐसा बोलते बोलते आंटी के ठुंगनों में अचानक से दर्द होता है और फिर ऐना सवाल करती है कि क्या बात है, लेकिन आंटी कहते हैं कि वो कुछ नहीं, दरअसल मेरे पैर में थोड़ा दर्द है। यहाँ पर ऐना अपने हस्बैंड से सवाल करती है कि 10 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था क्या उस वजह से आंटी के पैर ऐसे हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद ऐना आंटी से कहती है कि आंटी क्या मैं आपके पैर को ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ ये लोग कहते हैं कि हमने वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स को ट्राई कर लिया लेकिन मम्मा का पैर ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आंटी मनी मन में सोचती हैं कि ये बच्ची काफी इंतुसियास्ट है, मुझे इसके ड्रीम को मारना नहीं चाहिए। एंड देन वो ऐना को एक बार ट्राई करने का मौका देती है, जिसके बाद ऐना मैजिक स्पेल करती है और तो पतले पतले सुई से आंटी के पैर को हील करने की कोशिश करती है। और इस दौरान आंटी के मुंह से खून की उल्टियां भी होती हैं, जिस वजह से छोटे भाई बहन काफी गुस्सा करते हैं। लास्टली आंटी बहुत ही ज्यादा खून की उल्टी करती हैं और सभी लोग काफी गुस्सा करते हैं। छोटा भाई तो ऐना को धक्का दे देता है, पेट के बल वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से आंटी खड़ी होती हैं और वो ऐना को बचा लेती हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मम्मा का पैर इतनी जल्दी ठीक हो गया। सभी लोग सवाल कहते हैं कि तुम तो काफी मैजिकल हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। यहाँ सभी लोग ये भी कहते हैं कि जब तुम इतनी टैलेंटेड हो तो तुमने अपने डैड का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा,
एना कहती है कि मेरे डैड को ब्रेन में प्रॉब्लम है और ब्रेन का ट्रीटमेंट करने में मुझे काफी डर लगता है क्योंकि वो एरिया काफी सेंसिटिव है। जिसके बाद मिस्टर हुआ कहते हैं चिंता मत करो, हम लोग उनका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। यहाँ आंटी काफी खुश होती हुए कहती हैं कि 10 साल से मैं शॉपिंग पर नहीं गई, चलो आज मैं और मेरी बहू शॉपिंग करने चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आंटी और एना दोनों लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं एक कार एजेंसी में। लेकिन यहाँ जो मैनेजर होती है वो इन दोनों का मजाक उड़ाती है कि तुम दोनों ने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और तो और उन्हें कार देखने से भी मना करती है। छोटी बहन कहती है कि अगर मेरी भाभी को ये एजेंसी पसंद आ गया तो वो सारी कार खरीद लेंगी। लेकिन यहाँ मैनेजर इनका काफी मजाक उड़ाती है। मिस्टर हुआ की मम्मा कहती हैं कि शायद तुम जानती नहीं कि ये एजेंसी मिस्टर हुआ की है और वो है मेरा बेटा। लेकिन फिर भी ये मैनेजर मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद तुम लोग सोते हुए यहाँ उठकर चली आई हो, अपने सपने से बाहर आओ। लेकिन तभी मिस्टर हुआ यहाँ आते हैं। मिस्टर हुआ जब कहते हैं कि मैं ही मिस्टर हुआ हूँ इस एजेंसी का मालिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ और मेरी मम्मा की इंसल्ट करने की। तो ये मैनेजर इतनी पागल होती है कि कहती है कि कोई भी ऐरा गैरा उठकर आएगा और बोलेगा मैं मिस्टर हुआ हूँ तो क्या मैं मान लूंगी। जिसके बाद इस लड़की का बॉयफ्रेंड यानी कि मिस्टर हुआ का असिस्टेंट यहाँ आता है। मिस्टर हुआ को देखते ही अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती है। मिस्टर हुआ उसकी गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि इसे बोलो कि ये कुत्ते की तरह चलते हुए यहाँ से जाए और मेरी मम्मा और मेरी वाइफ से माफी मांगे। वो लड़की माफी मांगने के बाद कुत्ते की तरह वॉक करते हुए यहाँ से जाती है और यही उसकी पनिशमेंट होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ अपनी वाइफ को एजेंसी में लाते हैं कार्स दिखाने के लिए। जिसके बाद मिस्टर हुआ कार्ड स्वाइप करके सारी कार्स खरीद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। ये देखकर वाइफ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वेल अब नाइट के वक्त हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ और एना साथ में सोने वाले होते हैं, जिस वजह से दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। मिस्टर हुआ और एना को बेड पर सुलाकर खुद काउच पर सो जाते हैं और रात भर वो अकेले काउच पर सोते हैं। मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि रात में कोई बुरा सपना नहीं आया। और तभी टेबल पर एक लेटर लिखा हुआ होता है कि टाइम से आप लंच कर लीजिएगा, मैं आंटी के साथ जा रही हूँ शूटिंग साइट पर। ये पढ़ने के बाद मिस्टर हुआ सोचते हैं कि ये लड़की घर में दिन पर दिन सबको हील करती जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंटी और एना दोनों लोग आते हैं शूटिंग एरिया पर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि छोटे भाई की तबीयत अचानक से शूटिंग साइट पर खराब होने लग जाती है और एना को पता चल जाता है कि छोटे भाई को क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो उनके लिए सूप बनाती है और वो सूप देखने में काफी घिनौना होता है। सूप बनाने के बाद भी किसी का मन नहीं होता वो सूप पीने का। कैसे तैसे करके आंटी अपने बेटे को वो सूप पिलाती हैं। जिसके बाद बेटा कहता है कि ये सूप तो बहुत ही अच्छा है और बेटे का पेट भी हील हो जाता है। ये सूप काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है, जिस वजह से शूटिंग साइट पर सभी लोग ये सूप पीते हैं। इवन एक डॉग भी आता है और वो भी वो सूप पीने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़की जो कि मिस्टर हुआ की सेक्रेटरी थी, वो ये सब होते हुए देखती है और इसे काफी गुस्सा आता है। कॉल करके इसके खिलाफ वो कुछ साजिश रचती है और जैसे ही एना इसे अकेले में मिलती है वो उसके साथ गलत करने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ ये सारे गुंडे मिलकर एना के साथ गलत काम करते हैं और उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि एना को बचाता है। एना और इस लड़के का बिहेवियर देखकर पता चलता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। जब ये इंसान एना के लिए यहाँ इन सभी से लड़ रहा होता है तो हमें पता चलता है कि एना इसे सीनियर कहकर पुकारती है। तभी लड़ाई के दौरान मिस्टर हुआ भी यहाँ आ जाते हैं। मिस्टर हुआ को देखकर सेक्रेटरी यहाँ से भाग जाती है। सारे गुंडे तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एना मिस्टर डिंग अपने सीनियर की काफी केयर करती है। ये देखकर मिस्टर हुआ को काफी ज्यादा जलन होती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर डिंग सवाल करते हैं क्या तुम्हारे पेट में जो बेबी है क्या वो मिस्टर हुआ का है। जिसके बाद एना काफी मुंह बनाकर कहती है कि वो तो सिर्फ एक गलती थी। ये सुनते ही मिस्टर हुआ काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और तुम कह रही हो कि वो सिर्फ एक गलती थी। एना के लिए ये दोनों लोग आपस में यहाँ लड़ाई करने लग जाते हैं। ये सब देखकर एना काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है। मिस्टर हुआ को तो इतनी ज्यादा जेलसी हो रही होती है कि वो एना को गोद में उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ सेक्रेटरी आती है और कहती है ऐसा लगता है शायद तुम एना को पसंद करते हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने एना का ट्रीटमेंट किया था वो कोई और नहीं, वो यही डॉक्टर था, यानी कि मिस्टर डिंग एक डॉक्टर हैं।
ये डॉक्टर सेक्रेटरी का गला पकड़कर कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दिया क्योंकि तुम उस वक्त ऐना को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। दोबारा कभी तुमने अगर ऐसी कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा बिहेवियर देखकर ये लड़की डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। इसके जाने के बाद मिस्टर डिंग कहते हैं, मॉम डैड, 10 साल पहले जिस कार एक्सीडेंट की वजह से आप लोगों की जान गई, वो कार एक्सीडेंट हुआ फैमिली की वजह से हुआ था और अब मैं उस चीज का रिवेंज लिए बिना इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिससे ये पता चलता है कि 10 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था, उस कार एक्सीडेंट में इसके माँ बाप चल बसे और ये उस चीज का रिवेंज लेने के लिए मिस्टर हुआ के फैमिली में आया है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नर्स एना का चेकअप करके मिस्टर हुआ को बताती है कि बेबी और एना दोनों लोग ही ठीक है, हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं है। वेल, इसके बाद हम देखते हैं कि एना कहती है, मिस्टर हुआ आपके हाथ में चोट लगा है, बैंडेज करवा लीजिए। लेकिन मिस्टर हुआ तो काफी गुस्सा दिखाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं कराना। जिसके बाद एना कहती है कि चलिए अब जेलस होना बंद करिए। मिस्टर हुआ कहते हैं भला मैं उससे क्यों जेलस होऊंगा, वो होता ही कौन है। एना कहती है कि सीनियर डिंग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत साल पहले फैमिली बैकग्राउंड में उन्होंने बहुत कुछ झेला है। ये सब सुनकर मिस्टर हुआ कहते हैं कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, मुझे नहीं सुनना। जिसके बाद एना मिस्टर हुआ के पास बैठकर उनका बैंडेज करना शुरू करती है। बैंडेज होने के बाद मिस्टर हुआ कहते हैं कि तुम्हारी तरह ये बैंडेज भी क्यूट लग रहा है। ये कहते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अच्छे से बैंडेज करने नहीं आता, और सॉरी भी कहती है। लेकिन मिस्टर हुआ कहते हैं सॉरी मत बोलो। एंड देन ये कहते हैं कि आज के बाद तुम मुझे हस्बैंड बोलोगी। जिसके बाद ये काफी क्यूट में हबी बोलती है और मिस्टर हुआ इसे प्यारी वाइफ ही बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना हॉस्पिटल में आई हुई होती है अपने डैड से मिलने के लिए, लेकिन उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है। यहाँ जो मिस्टर डिंग डॉक्टर सीनियर होते हैं वो एना को कहते हैं कि तुम्हारे डैड की ये कंडीशन वो फैमिली की वजह से हुई है क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारे डैड ठीक हो जाएं। लेकिन एना मिस्टर डिंग की बातों पर विश्वास नहीं करती। एना को शक हो जाता है कि मिस्टर डिंग का मोटिव कुछ और है। मिस्टर रिंग इसके साथ जबरदस्ती करते हैं अपने साथ चलने के लिए, लेकिन एना मना करती है। तभी हम देखते हैं एना के पेट में दर्द होने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ के पास आई हुई होती है उनकी प्रीवियस सेक्रेटरी और यहाँ वो उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन एना के बारे में इन्हें पता चल जाता है कि बाहर एना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिसके बाद वो इस सेक्रेटरी को धक्का मारकर यहाँ से हटाते हैं और अपनी एना के पास जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो जो टिफिन लेकर आई थी वो टिफिन यहाँ गिरा पड़ा है। हम देखते हैं कि मिस्टर डिंग एना को हिप्नोटाइज करके यहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुआ पूरे फैमिली को बता देते हैं कि एना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मिस्टर डिंग उसे उठा कर ले गया है। तो फिर हमें पता चलता है कि डिंग फैमिली का ये बड़ा बच्चा है। मॉम कहती है कि उस इंसिडेंट को 10 साल हो गए। मम्मा कहती है कि उस एक्सीडेंट में हमारी कोई गलती नहीं थी। उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे डैड और मेरा पैर बहुत कुछ लॉस हुआ, लेकिन वो लोग हमें कातिल समझते हैं। ये सब की वजह से मॉम भी होश हो जाती हैं कि कहीं एना के बच्चे को कुछ हो न जाए। बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन एना को ये लोग नहीं ढूंढ पाते। और तो और मिस्टर हुआ नशेड़ी बन चुके होते हैं। काम वाम में भी उनका कोई मन नहीं लगता और धीरे धीरे करके ऐसे ही वो बर्बाद होने लग जाते हैं। तभी मॉम आकर कहती है कि वो फैमिली का बेटा ऐसा नहीं बन सकता, तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी और हमारी बहू को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो छोटे छोटे बच्चे जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं अपने डैड का पता लगा चुके होते हैं और कहते हैं कि हमारे डैड ये कैसे हो गए हैं, हमें अपने डैड को वापस से उनके पुरानी वर्जन में लाना होगा। जिसके बाद ये लोग अपने डैड को ढूंढ निकालते हैं। नशे की हालत में वो कंपनी जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ये बच्चे अपना मैजिक चलाते हैं और डैड को बेहोश कर देते हैं और डैड को उठा कर लाते हैं अपने सेटिंग में। और अब ये लोग प्लान करते हैं कि डैड को ये लोग पहले की तरह बना देंगे, नशे करने की आदतें छुटा देंगे और तो और उन्हें काफी पावरफुल और पॉजिटिव इंसान बना देंगे। ये लोग डैड के ऊपर दुनिया भर की एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा देखकर इन बच्चों की हालत ही खराब हो जाती है कि कहीं हम लोग कोई गलती ना कर दे। लेकिन तभी मिस्टर हुआ उठते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी जाना होगा, अपनी कंपनी को बचाना होगा। लेकिन तभी ये बच्चे दोबारा से अपने डैड को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीटिंग में सभी लोग मिस्टर हुआ का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी पीछे बेइज्जती भी करते हैं कि मिस्टर हुआ बहुत ही लापरवाह हो गए हैं, उन्हें इस कंपनी से हटाना होगा, नहीं तो वो इस कंपनी को डुबा देंगे। लेकिन तभी मिस्टर हुआ की यहाँ एंट्री होती है और वो सब कुछ संभाल लेते हैं और अपनी पुरानी सेक्रेटरी को काफी कुछ सुनाते हैं, यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। छोटा भाई जब अपने भाई को इस कंडीशन में देखता है तो वो काफी खुश होता है कि मेरा पावरफुल ब्रदर अब वापस आ चुका है।
दुनिया भर के फाइल, सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट, सब कुछ मिस्टर हुआ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर हुआ का ये डेडिकेशन देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी कंपनी में आते हैं दोनों छोटे बच्चे, अपने आप को डैड को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि आप ही हमारे डैड हो। ये दोनों लोग अपना नाम जीमो और चैमी बताते हैं। ऐसा सुनते ही मिस्टर हुआ इमोशनल हो जाते हैं। फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि ये दोनों अपने बच्चे का नाम जीमो और चैमी रखेंगे। जब ये दोनों बच्चे अपने डैड को लेकर आते हैं वापस मॉम के पास, तो मॉम तो बच्चों जैसा बिहेव करती हैं और कहती हैं कि ये हैंडसम अंकल कौन है। बच्चे अपने डैड को बताते हैं कि इन्हें हिप्नोटाइज किया गया था, इनके माइंड से पूरी तरीके से निकाल दिया गया है कि 6 साल पहले इनके साथ क्या क्या हुआ है। और तभी मिस्टर हुआ की नजर पड़ती है मिस्टर डिंग पर, जो कि मिस्टर हुआ को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि डिंग ने तो बहुत ही बुरी तरीके से एना को हिप्नोटाइज किया हुआ होता है। मिस्टर हुआ कहते हैं कि अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो फिर तुम अपनी रियलिटी एक्सपोज करो, इस तरीके से हिप्नोटाइज करके तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर डिंग कहता है कि यही तो हुआ फैमिली की सजा है। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड आज इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार ही छीन लिया। जिसके बाद मिस्टर हुआ माफी मांगते हैं और कहते हैं कि देखो, वो एक्सीडेंट हमारे लिए भी काफी हार्मफुल था। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और मेरे मॉम ने 10 साल तक व्हील चेयर पर गुजारा है। ये सब सुनने के बाद डिंग कहता है कि चलो, तुम जब इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर देता हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। 6 साल तक मैंने इसे हिप्नोटाइज करा है। अगर तुमने इसकी याददाश्त वापस ले आई और अगर तुमने इसे इम्प्रेस करके इसके दिल में जगह बना लिया, तो फिर हमेशा के लिए ये तुम्हारी हो जाएगी। नहीं तो तुम हार जाओगे और फिर ये मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ एना को लेकर अपने घर आते हैं। पूरी फैमिली वाले हैरान हो जाते हैं कि इतने साल बाद एना वापस आई, लेकिन अब उसकी याददाश्त नहीं है। एना यहाँ बच्चों जैसा बिहेव कर रही होती है। एना के जो बच्चे होते हैं वो खुद अपनी मॉम को बच्चों के जैसा ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि मम्मा प्लीज आप अच्छे से बिहेव करिए, ये सभी लोग आपसे बड़े हैं और आप इनकी रिस्पेक्ट करिए। जिसके बाद मिस्टर हुआ बच्चों से कहते हैं जाने दो, वो यहाँ नहीं खेलेगी तो कहाँ खेलेगी। और तभी एना वही वाला सूप टेस्ट करती है जो पहली दफा हुआ फैमिली में आते ही खाई थी। वो कहती है ये सूप मुझे बहुत पसंद है। ये सुनते ही आंटी कहती हैं कि जाओ, जितना हो सके उतना सूप बनाओ। मिस्टर हुआ भी कहते हैं कि इसकी सारी फेवरेट चीजें, इसने जो भी यहाँ करा है वो सब चीज हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे। मन में थोड़ी बहुत उम्मीद रखे ये लोग इतना सब कुछ करने की तैयारी करते हैं। और तभी अचानक से एना कहती है कि मुझे ये हैंडसम अंकल के साथ सोना है, ये बहुत ही हैंडसम है। जिसके बाद मेड जाकर रूम की तैयारी करती है। एना सवाल करती है कि हैंडसम अंकल, क्या पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है? छोटी बहन खड़ी होकर सब कुछ बक देती है। कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने 8वीं मंजिले पर पाइप से चढ़ के कैसे मेरे भाई के साथ इंटीमेट हुई थी और तुम्हें मेरे भाई काफी पसंद आए थे। इस तरह से तुम्हारे पेट में मिस्टर हुआ का ट्विंस आ गया था। ये सुनते ही एना खुश तो होती है, लेकिन उसके सर में दर्द होने लग जाता है और उसे छोटे छोटे फ्लैशबैक्स याद आते हैं। वो बेचारी इतनी ज्यादा हर्ट हो जाती है कि उसके नोज से ब्लीडिंग हो जाता है। मिस्टर हुआ कहते हैं कि अगर इसकी याददाश्त वापस नहीं भी आती है तो चलेगा, लेकिन मैं इसे इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी ये होश में आती है और मिस्टर हुआ को यहाँ से पकड़कर ले जाती है कमरे की तरफ। ये दोनों लोग रात में एक साथ सोते हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं कि अगर इसकी याददाश्त वापस नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, जब तक ये चाहे मैं इसके साथ ऐसे ही रहूंगा। अगले दिन पूरी फैमिली इसे छोटी छोटी चीजें दिखाकर इसकी याददाश्त के बारे में पूछती है, लेकिन ये कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरे दिन मिस्टर हुआ इसके साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर डिंग यहाँ आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा समय खत्म हुआ। एना कह रही है कि अब समय हो गया है, अब मुझे जाना होगा। लेकिन तभी यहाँ मिस्टर डिंग के साथ वही सेक्रेटरी होती है। कहती है कि तुम्हारे लिए दो दो लड़के लड़ाई कर रहे हैं, तुम क्या चीज हो। ऐसा कहकर वो एना को हर्ट करती है। मिस्टर डिंग उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा है कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगी। ये लड़की कहती है कि वो तुम्हारे दुश्मन की बीवी है, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। मिस्टर डिंग कहते हैं चुप रहो, एना मासूम है और उसकी कोई गलती नहीं है। और तभी ये लड़की चाकू लेकर एना की तरफ बढ़ती है। कहती है ये इनोसेंट नहीं, बहुत ही चालाक लोमड़ी है। लेकिन मिस्टर हुआ वो चाकू पकड़ लेते हैं। खून देखकर एना को कुछ याद आने लग जाता है और वो सर पकड़कर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है हनी हनी तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे हाथ से ऐसा खून क्यों आ रहा है। मिस्टर हुआ खुश हो जाते हैं ये कहकर क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तो ये कहती है कि हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और हमारे 2 बच्चे भी हैं। मिस्टर हुआ इसे गले लगा लेते हैं और वो काफी खुश होते हैं। लेकिन मिस्टर डिंग तो निराश हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं एना को प्यार करने लग गए थे।
सेक्रेटरी कहते हैं कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, जाओ उसे हिप्नोटाइज करके वापस लाओ। लेकिन मिस्टर डिंग कहते हैं कि जिंदगी भर तुमने दूसरों का बुरा किया है, चलो अब तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा किया जाए। और वो इस लड़की को ही हिप्नोटाइज कर देते हैं, जिसके बाद ये लड़की बुरे इंसान से अच्छी इंसान बन जाती है और कहती है कि मिस्टर हुआ और एना, मैं आप दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप दोनों के साथ है। ऐसा कहकर ये जाने लगती है। मिस्टर हुआ रोकते हैं और डिंग से कहते हैं कि सभी लोग मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और पूरी फैमिली मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।